Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Schools. Students, as you know, हमारा मेगा रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है. उसी प्रोग्राम के थ्रू बच्चे आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सेट डिस्कस करने वाला हूँ. जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी शेयर हो रहा है और एक आंसर शीट भी शेयर हो रही है. सबसे पहले ये जो शीट में बच्चे ने पेपर जो अटेम्प्ट किया हुआ है वो बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन से शुरू किया है. इन्होंने मीन से लॉन्ग आंसर शुरू किया हुआ है. तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 21 में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था. तो फॉर्मेट है सीरियल नंबर ट्रांसैक्शन एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो फर्स्ट पॉइंट, रेमान स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश. तो हमारे पास कैश भी आई, हमारे पास कैपिटल भी आई. पॉइंट ठीक लिखा हुआ है इन्होंने. परचेज फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर ऐड हुआ, कैश में से हमने लेस कर दिया. ठीक लिखा बच्चे इन्होंने. रेंट पेड इन कैश एक्सपेंस, आपको पता ही है कैश में से माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस होता है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी और हमारी स्टॉक बढ़ गए क्योंकि गुड्स स्टॉक जो है उन्होंने क्रेडिट में खरीदे हैं. फिर गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000. 20,000 की गुड्स 25,000 में बेचे हैं. तो स्टॉक में से बचे 20,000 लेस हो जाएगा और कैश में 25,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा और 5,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. तो आगे इनका टोटल ओके आया हुआ है. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 अटैम्प्ट किया हुआ इन्होंने. तो 22 हमारा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट. तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें पता ही है. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं. डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है और बैलेंस शीट में ये बच्चे आपके अपने रेलिवेंट एसेट्स में से लेस हो जाते हैं. कमीशन ड्यू बट नॉट पेड मीन टू से आउटस्टैंडिंग कमीशन है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमीशन में ऐड हो जाएंगे, अपने रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी है. और सम ऑफ 400 ड्यू फॉर रिपेयर्स. तो ये बच्चे हमें पता है कि ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग हो गया. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे और बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे. तो ये इसके एडजस्टमेंट्स हैं. बाकी हमें पता ही है कि जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग आउट में आता है, सेल्स आते हैं, परचेजेज आती हैं, रिटर्न इनवर्ड्स आती हैं, वेजेस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, कैरेज आता है, फ्यूल पावर आता है. तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, वेजिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, कैरेज, फ्यूल पावर, यहाँ पे सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करके आपका ग्रॉस लॉस आ गया. ग्रॉस लॉस को ब्रॉट डाउन किया तो बच्चे रिपेयर में हमने आउटस्टैंडिंग जो रिपेयर था वो ऐड कर दिया. फिर रेंट बाहर लिखा, ट्रेड एक्सपेंस बाहर लिखे, बैड डेट्स बाहर लिखे, कमीशन ड्यू थी इसके साथ अंदर कमीशन नहीं दी हुई थी तो सिंपल अमाउंट हमने बाहर लिख दी. डेप्रीसिएशन 4,000 रुपीज़ बाहर लिखा हमने. तो बच्चे हमारे पास टोटल अमाउंट 27,900 हो गया. तो यहाँ पे इनकम कुछ थी नहीं तो ये सारा का सारा हमारा नेट लॉस हो गया 27,900. अब बैलेंस शीट बना दी. कैपिटल में नेट लॉस को लेस किया, ड्राइंग लेस की, अमाउंट बाहर लिखा. कमीशन ड्यू लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड लिखा है. ड्यू रिपेयर्स लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बिल पेबल लाइबिलिटी है. प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रीसिएशन लेस किया. सन्ड्री डेटर्स एसेट्स होते हैं वो बाहर लिखे. बैंक अकाउंट बाहर लिखा, क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखा. बैलेंस शीट ओके है, मतलब बैलेंस शीट ठीक बनी है तो आंसर इनके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के. तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया. उसके बाद बच्चे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 अटैम्प्ट किया हुआ है, दैट इज़ ऑफ डेप्रीसिएशन. जो कि एक मशीन परचेज की है 2,80,000 रुपीज़ की. 10,000 रुपीज़ कैरेज पे खर्च किया है, 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है. वर्किंग लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 20,000 है. तो सिंपल हो गया कि मुझे स्क्रैप वैल्यू भी दी है, मुझे कॉस्ट भी दी है. कॉस्ट इन तीनों को ऐड करके बन जाएगा क्योंकि जो एडिशनल खर्चे होते हैं कोई भी एसेट परचेज करते हैं वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं. तो इन्होंने डेप्रीशिएशन निकाल दी. डेप्रीशिएशन माइनस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ. डेप्रीशिएशन 28,000 आ गई. तो मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाना है. तो स्ट्रेट लाइन मेथड आसान है. डेप्रीशिएशन निकली हुई है, हर साल 28,000 28,000 28,000 28,000 डेप्रीशिएशन पड़ेगी. बस बैलेंस कैरी डाउन लिखते रहना हमने. फिर ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन. तो हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा. तो इसी तरीके से डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है.
डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें पता ही है कि एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 मशीनरी अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस इन अकाउंट्स को, इन एंट्रीज को हमें ट्रांसफर करते रहना है यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन ये भी ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इन्होंने पूछा हुआ है कि आप हमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के दें इमेजिनरी फिगर्स के साथ। तो इमेजिनरी फिगर्स कोई भी ले सकते हैं हम, तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनरी फिगर्स लेकर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए, अमाउंट हम लिखकर बना सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें। तो ट्रायल बैलेंस में अब मुझे पता है कि अगर हमें परचेजेज दी होती हैं तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना होता, क्योंकि परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने डेबिट साइड लिखना है, परचेज हमने डेबिट साइड लिखनी है, सेल्स क्रेडिट साइड आएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आएंगी, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड आएंगी, कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा, ड्राइंग डेबिट डेटर्स। तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी ठीक अटैम्प्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है दैट इज यूसेस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कहाँ कहाँ यूज, तो आपने पढ़ा था कि जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अगर हमारा बैलेंस मैच नहीं करता तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट में लिख लेते हैं। इसका मतलब ये टेम्पररी प्लेसमेंट होगी कि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन लैक कर रही होगी तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं। इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन्स हैं, वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज हो सकता है। कोई इनकरेक्ट बैलेंसेस दे दिए गए हुए हैं तो हम ट्रायल बैलेंस में हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, या ट्रायल बैलेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रायल बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, या कोई पार्शियल पेमेंट है उसको हैंडल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने वही लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट रूल्स पूछे गए हों डेबिट और क्रेडिट के अंडर मॉडर्न अप्रोच के। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमें पता होने चाहिए। कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। सेम विद रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। मीन टू से एक्सपेंसिस और एसेट्स सेम रूल फॉलो करते हैं। तो आप सिंपल तरीके से वर्ड याद रखो, CLEAR। इसका मतलब ई और ए ये वॉवल्स हैं, ये सेम रूल फॉलो करेंगे। अगर ये बढ़ते हैं प्लस होते हैं तो ये डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी CLR सेम रूल फॉलो करेंगे, बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, कम होंगे तो डेबिट होंगे। तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं, क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके यूसेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता कर सकते हैं। अब इसके यूसेस बढ़े जाएं तो सर बहुत सारे यूसेस हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। सर इससे हम कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पता कर सकते हैं। इससे कंपनी की हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। इससे सर हम कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। इससे कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता चलता है। इससे कंपनी के स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। इन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं, वैलिड पॉइंट लिखे हैं, इनके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17th क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट किया इन्होंने। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बता। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल सिंपल तरीके से कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप अकाउंट्स में लिख रहे हो, वो इंफॉर्मेशन फैक्ट होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन में, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। आप अपने पर्सनल ओपिनियन से कोई भी आइटम नहीं ले सकते, मतलब अनबेस्ड एविडेंस नहीं होना चाहिए। जो भी एविडेंस है उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो फैक्ट के रिलेटेड होना चाहिए और प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ये कंसेप्ट ये कहता है। सेकंड प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी सिंपल तरीके से मैं कहा जाए कि हमें वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फ़र्क पड़ता होगा। मीन टू से वी हैव टू we have to disclose all those financial information which are important in reporting and could influence the stakeholders, जिनको स्टेक होल्डर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा। तो मीन टू से इट रेफर्स टू द रिलेटिवली इंपॉर्टेंट ऑफ द आइटम्स और इवेंट। तो जो आइटम इंपॉर्टेंट है उनको आगे लाना चाहिए और उनको लिखना चाहिए। अनबेस्ड माइनर चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको शो नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट
प्रूडेंस कंसेप्ट हमें पता ही है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल लॉसेस, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है तो उसको नहीं लिखना है, अभी अकाउंट्स में नहीं नोट डाउन करना है। अगर लॉसेस दिख रहे हैं आपको तो उनको नोट डाउन करना है, तो ठीक लिखा हुआ है ना बच्चे। फिर पूछा गया हुआ है कि एनी 4 अकाउंट्स विच हैव ओनली डेबिट बैलेंस, जिनके डेबिट बैलेंस ही होते हैं वो अकाउंट्स बताओ। तो एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, तो ठीक लिखा हुआ है, इनके हमेशा डेबिट बैलेंस ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स पूछे गए हुए हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो मैनेजमेंट, ओनर, एम्प्लॉयज़ हमारे इंटरनल यूजर्स में आते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स और लेबर यूनियन वाले आ जाते हैं। ठीक लिखा हुआ है। फिर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है? तो जब आप कोई गुड्स बल्क में परचेज करते हो तो आप ट्रेड डिस्काउंट लेते हो, और जब आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो आप कैश डिस्काउंट लेते हो। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट शो करते हैं। तो सेम वही लिखा हुआ है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट लेते हो, और जब आप कोई गुड्स बल्क में परचेज कर रहे हो तो रिडक्शन कराते हो प्राइस की, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के टाइम पर दिया जाता है कैश डिस्काउंट, और जब ये गुड्स सोल्ड करते हैं, जब परचेज करते हैं बल्क में, तब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये पेमेंट के टाइम पर दिया जाता है कैश डिस्काउंट, और ये जब आप बिजनेस या परचेज या सेल कर रहे हो उस टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये इसके पॉइंट्स थे, ठीक लिखे हुए इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स हमें पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं कंपनी की। हमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, हमें लेजर कैसे बनानी है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, उसके लिए गाइडलाइंस, उसके लिए रूल्स, उसके लिए रेगुलेशंस, वो सारी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आ जाती हैं। तो प्रिंसिपल्स मीन टू से कुछ आदर्श होंगे अकाउंट्स के जो हमको फॉलो करने होंगे, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन दी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो सेम वही प्रूडेंस कंसेप्ट आ गया। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता था? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल लॉसेस, जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया। मीन टू से अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पर लॉसेस आपको नोट डाउन करना है। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने ये पॉइंट भी। फिर उसके बाद बच्चे क्वेश्चन आ गए आपके पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक हमें पता है छोटे छोटे खर्चों के लिए जो किताबें बनाई जाती हैं, बुक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। जब कोई छोटी स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे आपने कोई काटेज का खर्चा, कुली हायर किया है, कोई टी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, तो इसके लिए एक बुक बनाई जाती है, उसको पेटी कैश बुक बोलते हैं। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता ही है कि ड्यूल एसेट कंसेप्ट फॉलो करते हैं। एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है, तो यही ड्यूल एसेट कंसेप्ट हमारा कहता है। नेक्स्ट वन इज एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई इनकरेक्ट एंट्री लिख दिया आपने, ठीक है, जैसे आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया हो, या आपने करेक्ट अमाउंट लिखा है पर रॉन्ग सब्सिडरी बुक में लिख दिया होगा, या रॉन्ग साइड पे लिख दिया हुआ है, या ट्वाइस लिख दी हुई है, तो वो हमारी एरर ऑफ कमीशन में आ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया हुआ मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन मेथड होता है। फिर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में आपको पता है कैपिटल रिजर्व, पब्लिश रिजर्व, अनपब्लिश रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स। अमोर्टाइजेशन क्या टर्म होती है, बड़ी बार डिस्कस किया हुआ हमने। ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, तो उनको डेप्रिसिएशन की जगह वहाँ पे अमोर्टाइजेशन टर्म यूज़ की जाती है। सेम वैल्यू डिक्लाइन ही करेगी या इंक्रीज भी कर सकती है, बट हम अमोर्टाइजेशन टर्म यूज़ करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। फिर डेप्टर्स क्या होते हैं? डेप्टर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें कोई पैसा लेना होता है, जिनको हमने सर्विसेज या गुड्स सोल्ड कर दिए पर पैसा भी लिया नहीं है, तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको पैसा पे करना है, तो उन लोगों को हम डेप्टर्स बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या होगी? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर दी की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एविडेंस यूज टू प्रिपेयर और वेरीफाई ऑडिट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन टू से रिपोर्ट्स तैयार करनी, रिकॉर्ड्स तैयार करने, जो हमारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, ठीक है। इन्हीं रिपोर्ट्स के थ्रू हम डिसीजन ले सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन होती है। तो अब जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये सारा हमारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में ही आता है। तो बच्चे ये पूरा पेपर मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप आपको ये पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।